Hello future judges, this is Pahuja Law Academy. I am Sumedha Maheshwari and today we are going to discuss the important provisions of Probation of Offenders Act 1958. This act was given the assent of the President on 16th of May 1958. This act is for the purpose of reforming the offenders which have committed only minor offences, for bringing them back into the society, for avoiding them becoming hardened criminals. जी हाँ, अगर छोटे ऑफेंसेस के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाएगा तो वो माइनर ऑफेंसेस करने के बाद भी एक हार्डन्ड क्रिमिनल बनकर के जेल से बाहर निकलेंगे। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए और उन्हें सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने के लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो लाया गया। तो जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के एनफोर्समेंट की बात की जाए तो सभी स्टेट्स के लिए इसका एनफोर्समेंट डेट डिफरेंट है। सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इस एक्ट को अडॉप्ट करके पास किया है। फॉर इंस्टेंस जैसे बात की जाए राजस्थान की तो वहाँ पर जो है इसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट आ जाता है 1 अक्टूबर 1962। 1 अक्टूबर 1962 इज फॉर राजस्थान। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो है डिफरेंट प्रोवाइड किए गए हैं डेट ऑफ एनफोर्समेंट। नाउ आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। पहले जो है ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज पर भी एप्लीकेबल है। ये एक्ट जो है वो बेस्ड है रिफॉर्मेटरी थियरी ऑफ पनिशमेंट पे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सेक्शंस की प्रोबेशन एक्ट के तो सेक्शन 3, 4, 6, 8, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 एंड 19 जो हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो बिगिन करते हैं सेक्शन नंबर 3 से। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ड्यू एडमोनिशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन ड्यू एडमोनिशन। ड्यू एडमोनिशन एक डांट या फटकार की तरह होता है। So the offender is only given a warning that you cannot repeat these kind of offenses again, and he is released. So the offenses for which a person may be released on due admonition are section 379, 380, 381, 404, 420 of the Indian Penal Code. साथ ही यहाँ पे और जो है वर्ड यूज किया गया है इम्प्रिजनमेंट, जिन ऑफेंसेस में नॉट मोर देन 2 years है, यानी कि लेस देन 2 years का अगर इम्प्रिजनमेंट है किसी ऑफेंस में तो वो, और विथ फाइन यानी कि किसी ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ फाइन का पनिशमेंट है, और विथ बोथ यानी कि इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 years और विथ फाइन। एंड ये जो है ये अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ हो सकता है, यानी कि ये जो इम्प्रिजनमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका प्रोविजन है ये आईपीसी पर ही नहीं बल्कि एनी अदर लॉ पर भी एप्लीकेबल होता है। अब अगर बात करें कंडीशंस की तो यहाँ पे कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए उस ऑफेंडर के अगेंस्ट, एंड द कोर्ट विल हैव टू गिव रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, नेचर क्या है ऑफेंस का, यहाँ पे बात आती है सर्कमस्टांसेस ऑफ केस की, फिर नेचर क्या है ऑफेंस का और कैरेक्टर क्या है ऑफेंडर का। तो जो ऑफेंडर है उसका कैरेक्टर और ऑफेंस का नेचर देखते हुए कोर्ट जो है उसे ड्यू एडमोनिशन पे रिलीज कर देगा। यहाँ पर बात आती है सेक्शन 4 की कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट क्या होता है। जब ड्यू एडमोनिशन में सिर्फ डांट और फटकार पे छोड़ा गया है तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट का क्या मतलब होता है। सेक्शन 4 देखते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है फॉर एन ऑफेंस विच इज नॉट पनिशेबल विथ, इसका मतलब है ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो पनिशमेंट्स हैं, इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी भी ऑफेंस में सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया जा सकता है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ से पनिशेबल है कोई ऑफेंस तो उस केस में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का एक्ट का बेनिफिट सेक्शन 4 में नहीं दिया जाएगा। अदर देन दीज टू, for any offenses this benefit can be given। तो जब बात करते हैं circumstances की तो वही nature of the offense and character of the offender जो है वो कोर्ट को देखना होगा। यहाँ पर एक बॉन्ड की कंडीशन दी गई है जो पहले नहीं थी, ड्यू एडमोनिशन में नहीं थी। जो बॉन्ड होता है वो विद या विदाउट श्योरिटीज हो सकता है, और उस बॉन्ड का जो टर्म है, जो पीरियड है, दैट शैल नॉट बी मोर देन 3 years, विच मीन्स कि मैक्सिमम 3 years का बॉन्ड आप किसी ऑफेंडर से साइन करवा सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं।
एंड यहाँ पर ऑफेंडर से क्या कहा जाता है कि ही शैल कीप द पीस, यानी कि वो शांति बनाए रखेगा और अच्छा बिहेवियर करेगा, यानी कि गुड बिहेवियर करेगा। जब तक उसका बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तब तक उसे ये 2 काम करने हैं। आगे अगर हम बात करें कि सेक्शन 4 जो है उसमें ये डिसीजन कोर्ट लेगा कैसे, तो कोर्ट जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर यानी कि पीओ प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसे मैंडेटरीली ध्यान में रखते हुए ही ये ऑर्डर पास करेगा। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट ऑफ सच ऑफिसर। यहाँ पर बात की जाए सबसेक्शन 3 की, तो ये बताता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर ऑफेंडर के इंटरेस्ट में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट एक सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकता है। जी हाँ, सुपरविजन ऑर्डर, जिसमें ऑफेंडर का सुपरविजन किया जाएगा किसी एक असाइंड प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। एंड दिस सुपरविजन ऑर्डर शैल बी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम का सुपरविजन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 से 3 साल तक का सुपरविजन ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो ये हो गई बात आपके सुपरविजन की। अब आते हैं सेक्शन 6 पे, जो कि एक स्पेशल प्रोविजन है। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो कोर्ट के पावर्स थे, और यहाँ जो सेक्शन 6 है वो है रेस्ट्रिक्शन। तो सेक्शन 6 जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन पुट करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट उन ऑफेंडर्स को जो कि 21 इयर्स ऑफ एज से कम के हैं उन्हें इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड नहीं कर सकता। आइए समझते हैं। इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 इयर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड अगर उस पर्सन ने जो ऑफेंस किया है दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बट नॉट विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो वो ऑफेंस किसी भी इम्प्रिजनमेंट के पनिशमेंट को बता रहा है बट उसमें एलाई नहीं है, और ऑफेंडर की एज अगर अंडर 21 इयर्स है तो कोर्ट को उस ऑफेंडर को पनिशमेंट नहीं देना है, बल्कि उसे यहाँ पर इस एक्ट में डील करना है उसके साथ में। और कोर्ट को क्या देखना होगा, रिपोर्ट देखनी होगी प्रोबेशन ऑफिसर की, साथ साथ कैरेक्टर देखना होगा ऑफेंडर का, उसकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन देखनी होगी। इसके साथ ही वही 3 सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। और साथ ही अगर कोर्ट ये सब देखने के बाद डिसाइड करता है कि नहीं, इस ऑफेंडर को मुझे पनिशमेंट देना है और प्रोबेशन का फायदा नहीं देना है, देन द कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड इट्स रीजंस। जी हाँ, कोर्ट को अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों इसके साथ में प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, इसे क्यों इसके साथ इम्प्रिजनमेंट इसे दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 7 की, तो सेक्शन 7 जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। जहां जहां पर भी प्रोबेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मानी जाएगी। उसे सिर्फ और सिर्फ जो ऑफेंडर है उसे दिखाया जाएगा, वो भी इसलिए, इस पर्पस से कि वो ऑफेंडर अपनी तरफ से एविडेंस रख सके उस रिपोर्ट को गलत प्रूव करने के लिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, तो वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है वेरिएशन ऑफ द प्रोबेशन ऑर्डर, या जो बॉन्ड है प्रोबेशन का उसमें किस तरह वेरिएशन यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन ऑफिसर ही लगा सकता है। प्रोबेशन ऑफिसर के अलावा कोई भी और पर्सन इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। और अगर हम बात करें कि वेरी क्या क्या हो सकता है, तो उसमें बॉन्ड हो सकता है जो कि वेरी हो सकता है, श्योरिटीज क्या हैं, कितने हैं, उन्हें किस तरह अगर चेंज किया जाना है, पुराने श्योरिटीज हटकर नए लगना चाहते हैं, और पीरियड जो है कितने पीरियड का बॉन्ड है, अगर उसे कम करना है या उसे ज्यादा करना है, या फिर कंडीशंस जो हैं बॉन्ड में इम्पोज किए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनका चेंज अगर करना है तो क्या किया जा सकता है। और साथ ही ये सब करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो उस ऑफेंडर को दी जाएगी। तो ऑफेंडर से उसे सुने बिना उसका प्रोबेशन का जो बॉन्ड है वो चेंज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 11 हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 बताता है कि प्रोबेशन ऑर्डर्स कौन दे सकता है, कौन से कोर्ट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं ऑर्डर देने के लिए, कौन से कोर्ट्स अपील या रिविजन के लिए कॉम्पिटेंट हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रायल कोर्ट की बात की जाती है, यानी कि वो कोर्ट जिसने भी इसको ट्राई किया है वो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, इसे प्रोबेशन का ऑर्डर पास कर सकता है इस पर्टिकुलर ऑफेंडर के लिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी एम्पावर्ड है अपील में, जब हाई कोर्ट के सामने केस आता है या फिर रिवीजन में जब हाई कोर्ट के सामने केस आता है तो हाई कोर्ट भी प्रोबेशन पर जो है उस ऑफेंडर को रिलीज कर सकता है। साथ ही अगर किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन पे अर्लियर रिलीज किया गया था तो हाई कोर्ट जो है उसका प्रोबेशन ऑर्डर कैंसिल करके उसे ओरिजिनल ऑफेंस का जितना पनिशमेंट बनता था उतने
तक का पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है, उतने तक का पनिशमेंट दे सकता है जितना कि उसे ट्रायल कोर्ट दे सकता था। ट्रायल कोर्ट की पावर्स जो थी उसी के अंडर वो उसे पनिशमेंट देंगे। अब बात आती है रिवीजन की। तो सेक्शन 6 में जब कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट कॉल फॉर रिकॉर्ड्स कर सकता है, उन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकता है। अगर सेक्शन 6 में किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने ऑफेंडर अंडर 21 होने के बावजूद भी उसे इम्प्रिजनमेंट दिया है रादर देन प्रोबेशन का बेनिफिट देने की बजाय, तो उस ऑर्डर को कोर्ट उस केस के रिकॉर्ड्स को कॉल करके उस पर रिवीजन कर सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ये सेक्शन 12 जो है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग कन्विक्शन। तो जब कोई पर्सन कन्विक्ट होता है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए तो हो सकता है कि उसके साथ साथ उसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो जैसे आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, या फिर कोई और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कई तरह के, वो आप नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही कई डिफरेंट लॉज में जो है कुछ सर्टेन आपको डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ये कहता है कि कन्विक्शन के साथ अटैच्ड जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो एक प्रोबेशनर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, किसी ऐसे पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जिसे प्रोबेशन पे छोड़ा गया है। लेकिन वो क्या है, वो ऑनरेबल अक्विटल नहीं माना जाता है। वो पर्सन एक ऑनरेबल अक्विटेड पर्सन नहीं माना जाता है, वो स्टिल एक कन्विक्टेड पर्सन ही है, बट वो जो है बेनिफिट ले रहा है एक अक्विटेड पर्सन जैसे। सोसाइटी में जो अक्विटेड पर्सन का जिस तरह का स्टेटस होता है उसी तरह का स्टेटस, उसी तरह का जो बेनिफिट है वो सब इस प्रोबेशन वाले पर्सन को भी दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑनरेबली अक्विटेड है। तो ये चीज अक्सर पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। अब अगर हम बात करें सेक्शन 13 की, तो सेक्शन 13 जो है आपका वो बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर्स की। तो प्रोबेशन ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई सोसाइटी जो है वो कर सकती है, और प्रोबेशन ऑफिसर्स का सुपरविजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। इस तरह की कई जो बातें हैं वो आपको सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें जो है वो बताई गई हैं। साथ ही सेक्शन 14 की अगर बात करें तो सेक्शन 14 में ड्यूटीज बताई गई हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स की, जिस तरह उन्हें असिस्ट करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, हेल्प करनी होगी, एडवाइस करना होगा उन प्रोबेशनर्स को, उन पर्सन्स को जो उन्हें सुपरविजन के लिए दिए जाते हैं, वो ऑफेंडर्स, उनकी हेल्प करनी होगी, किस तरह कॉम्पनसेशन या कोर्ट को कॉस्ट उन्हें पे करनी है। उन्हें किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट अगर चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए भी जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो हेल्प करेगा। और साथ ही सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो है वो ये है कि रिपोर्ट जब भी कोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कहेगा तो प्रोबेशन ऑफिसर एक छोटा सा असेसमेंट करेगा प्रोबेशनर की, यानी कि ऑफेंडर की जो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हें देख करके फिर वो कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, तो वो है सेक्शन 18 जो कि सेविंग्स की बात करता है। सेविंग्स का मतलब ये है कि वो प्रोविजंस जिनके ऊपर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो प्रोविजंस हैं इनके ऊपर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ये एक तरह का एक्सेप्शन है। समझते हैं। पहला है सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट। तो सेक्शन 31 जो है रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट का, वो इस पे प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी ही जो है आपका इसी लिस्ट में शामिल है। उसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड कोई लॉज हैं, जुवेनाइल्स के ट्रायल्स से रिलेटेड कोई लॉज हैं, या फिर बॉस्टल स्कूल्स से रिलेटेड कोई लॉज है। बॉस्टल स्कूल्स जो होते हैं वो आपके करेक्शनल होम्स होते हैं जहां पर जुवेनाइल्स को रखा जाता है, दे आर प्लेसेस ऑफ सेफ्टी। तो ये जो सभी लॉज हैं इनका ऑपरेशन जो है वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि लास्ट सेक्शन है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, सेक्शन 19, जिसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी जो है अगर वो एप्लीकेबल है तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 एप्लीकेबल नहीं होगा। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को जो है अपनी स्टेट में अप्लाई कर दिया है, इन्फोर्स कर दिया है, लेकिन जहां पर अभी भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहां पर आपका सेक्शन 360 जो है सीआरपीसी का वो एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज एन आइदर और सिचुएशन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा ही। So thank you for watching the most important sections of the Probation of Offenders Act. We will bring you more such videos.